हाँ बच्चे, तो अपन पढ़ लिए थे पाथवेज, बाउंड फ्लो का पाथवे पढ़ लिए थे, ठीक है ना। उसके आगे अपन कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखें तो हमने लास्ट वीडियो में आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया होगा तो देखा होगा। देखो एक दो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना, मैं बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ही उसे आपको बता देता हूँ। देखें पहली बात तो आपको वासा इफरेंशिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिलेगी सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। लेकिन आपको एपिडिडाइमिस में, यूजुअली तो एपिडिडाइमिस ही आंसर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि एक वास डिफरेंस भी जा सकता है स्टीरियोसीलिया के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वासा इफरेंशिया रहेगा तो सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। और आपको एपिडिडाइमिस हो या वास डिफरेंस हो तो आप करोगे स्टीरियोसीलिया, ठीक है ना। स्टीरियोसीलिया जो होती है ये इनफैक्ट आप माइक्रोविलाई अगर पढ़े होगे अभी से पहले, ठीक है ना, माइक्रोविलाई के बारे में जानते होगे तो वही होता ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये होती है लंबी लंबी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। मतलब सेल के ऊपर की प्रोजेक्शन वो कैसी वाली, बड़ी वाली प्रोजेक्शन, मतलब समझ में आ रही कि नहीं। जैसे ये आपका है तो सेल के ऊपर कुछ इस तरह की अगर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है तो ये है बच्चे माइक्रोविलाई। ये क्या है, माइक्रोविलाई है, ठीक है ना, ये है माइक्रोविलाई। और अगर यही प्रोजेक्शन बड़ी बड़ी हो जाती है, मानकर चलो कि ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसी है, हाँ ये लंबी लंबी है, ठीक है ना, ये लंबी लंबी प्रोजेक्शंस हैं सेल के ऊपर, तो इस तरह की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहलाती हैं स्टीरियोसीलिया। क्या कहलाती है, स्टीरियोसीलिया। हालांकि ये टेक्निकली सीलिया नहीं है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वासा इफरेंशिया में क्या, तो वासा इफरेंशिया में सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। और आपको अगर बात करें तो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में यहाँ पर पाई जाती है स्टीरियोसीलिया। बातें समझ में आ रही कि नहीं। हालांकि ये जो शेल होती है ये लंबी लंबी, हाँ कॉलुमिनर शेल होती है जिसमें स्टीरियोसीलिया पाया जाता है। आपको यहाँ पर स्टीरियोसीलिया याद रखना है बस, ठीक है ना। तो मैंने आपको लिख भी दिया था पिछले में, आप देख लेना कि कहाँ कहाँ स्टीरियोसीलिया पाई जाती है। एक जगह और मैंने बताया स्टीरियोसीलिया पाई जाती है, ये जगह है बच्चे, आपको देखो जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, जब नीट का सवाल बनाओगे या फिर आप बोर्ड्स का ही सवाल बनाओगे तो आपको ये सोच के सवाल नहीं पूछा जाता कि एक चैप्टर से सवाल पूछ लेते हैं, नहीं, वो पूरी की पूरी बायोलॉजी से कहीं से भी मिक्स करके सवाल डालते हैं, है ना। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ पे फोकस करना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको स्टीरियोसीलिया है, ठीक है ना, एक तो स्टीरियोसीलिया यहाँ पे मिल गई आपको, दूसरा स्टीरियोसीलिया आपको मिलेगी कहाँ पर, आपके सिलेबस में अगर बात किया जाए तो इंटरनल ईयर में। कहाँ पे, इंटरनल ईयर में बच्चे, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर होती है ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, अगर आप ईयर के बारे में पढ़ोगे तो आप फिर समझोगे उसको। ऑर्गन ऑफ कोल्टाई को अपन यूनिट ऑफ हियरिंग कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग कहते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग यानी ऑर्गन ऑफ कोल्टाई में, ठीक है ना, हेयर सेल होते हैं, ठीक है ना। वो हेयर सेल का वहां पर अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी यहाँ ध्यान मत दो उस पर। तो उस हेयर सेल में बच्चे क्या होती है, स्टीरियोसीलिया होती है कि नहीं। ये आपको याद रखना, क्योंकि सवाल बनाने में साथ में सवाल बने तो मजा आएगा उसको। चलिए इसके बाद इधर बात करते हैं सीलिया का। तो क्यों ना सीलिया भी देख लिया जाए कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान देना कहाँ कहाँ सीलिया हो सकता है। एक तो वासा इफरेंशिया में देख लिया सीलिया, और अगर आप सीलिया खोजोगे हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो कई जगह आपको सीलियरी मूवमेंट मिलेगी। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें मिलेगा, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में, है ना। ये जो अभी देखें आप पढ़ने वाले हैं अपन, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगी सीलिया, सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं, ये पूछी जाती है, ऐसे सवाल पूछी जाती है, ठीक है ना। फिर आप बात कर लो सीलिया का, तो आप जैसे कि ब्रेन का हमारा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो
वेंट्रिकल होता है, सुराख होता है, जगह होता है, ठीक है ना, उसकी भी इनर लाइनिंग जो होती है, ठीक है ना, एपेंडाइमल एपिथेलियम बोलते हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएगा सीलिया। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक ना। तो ये आप एक जगह अगर कर लो तो बढ़िया सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा, कहीं इस तरह का सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा एक दो पहले क्वेश्चन करा देता हूं, आपके लिए सही रहेगा। चलिए, तो एक सवाल अपन करते हैं कि भाई स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट, हाँ, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इन, ठीक है भाई। आपके पास पहला ऑप्शन है आपके पास इपिडिडाइमिस, क्या है, इपिडिडाइमिस ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वास डिफरेंस ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बच्चे, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कौन सा चीज, तो हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोल्टाई है बच्चे, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, वही कान वाली जो बात मैं बता रहा था, ठीक है ना। और एक आपके पास ऑप्शन है, देखो बच्चे क्या, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द या ऑल ऑफ दीज कर लें, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। तो देखो मैंने बताया था इपिडिडाइमिस में भी होती हैं, वास डिफरेंस में, हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोल्टाई और ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। हालांकि ध्यान रखना कभी छांटना हो तो इसे आप छांट सकते हो, लेकिन ठीक है अगर ये सारे ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है ना, तो आप ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ये है आपको कि सिलिया प्रेजेंट इन, ठीक है ना। तो हमारे ये है हमारा जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा जाएगा तो सिलिया प्रेजेंट इन या सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन, है ना, यानी वो सेल जिसके ऊपर सिलिया वाली जो स्ट्रक्चर वो मौजूद है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइनिंग किसकी होती है, या सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो इसके ऑप्शंस किस तरह के बन सकते हैं, जैसे इसका ऑप्शन हो सकता है पहला, जैसे मैंने लिखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या लिखा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखा, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा अपन जो है, दूसरा ऑप्शन अपन लिखते हैं, जैसे बच्चे फेलोपियन ट्यूब, कौन सा चीज, फेलोपियन ट्यूब हो गया, या इसी को अपन ओविडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास हो गया, तीसरा ऑप्शन आपके पास है जैसे कौन सा चीज भाई, वासा इफेरेंसिया, कौन सा चीज, वासा इफेरेंसिया ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन आपके पास है बच्चे, चौथा ऑप्शन आपके पास है कौन सा, चलो यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, वासा इफेरेंसिया ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं इपेंडाइमल एपिथेलियम, क्या भाई, इपेंडाइमल एपिथेलियम ले लेता हूँ, इपेंडाइमल एपिथेलियम ऑफ कहाँ पे भैया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इपेंडाइमल एपिथेलियम, और चौथा ऑप्शन हमने रखा ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है ना मैंने ये ऑप्शन क्यों रखा ही है ना, इसीलिए रखा क्योंकि इसके सारे आंसर्स हो जाएंगे और आपको याद रहेगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब, वासा इफेरेंसिया, इपेंडाइमल एपिथेलियम, तो ऑल ऑफ दिस, हर जगह आपको सिलिएटेड एपिथेलियम मिल जाएगी। बहुत अच्छा ये सवाल बनेगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं। इस तरह के सवाल आप करेंगे, बढ़िया। चलो देखते हैं सबसे पहले कि ये यार इरेज हो पाता है कि नहीं। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जाड़े में तो यही प्रॉब्लम होता है। चलो हो जा रहा है, बढ़िया है, मजा आ गया। तो आई थिंक आप लोगों जो है स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर कर लिए होंगे, ठीक है ना, या फिर आप लिख लेना मेरे साथ साथ, वहाँ पे आप मतलब जब आप वीडियो देखोगे तो आप आसानी से देख पाओगे। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल में कुछ पहले का पढ़ा हुआ ऐड हो जाएगा आपका, कुछ अभी का पढ़ा हुआ ऐड हो जाएगा, राइट ना। तो चलो बात करते हैं किस चीज का, तो कैपेसिटेशन का बच्चे, किस चीज का,
कैपेसिटेशन का, तो कैपेसिटेशन अकर्स इन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन रख रहा हूँ किस तरह के, मैं ऑप्शन रख रहा हूँ पहला जैसे इपिडिडाइमिस बच्चे, क्या रख रहा हूँ, इपिडिडाइमिस ऑप्शन रख रहा हूँ। दूसरा मैंने रख दिया भैया वास डिफरेंस, क्या रख दिया, वास डिफरेंस रख दिया। अच्छा लग रहा है कि नहीं, बोर हो रहे हो? अच्छा चलो देखो, नहीं हो गया, ठीक है ना। अभी अपन कुछ देर में चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, फिर नई नई बातें समझने को मिलेगी, कोई बोरियत नहीं होगा। देखो तो इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, ठीक है ना। चले तीसरा हमने लिखा क्या, तो वासा इफेरेंसिया, क्या, वासा इफेरेंसिया, हाँ भाई। और आपके पास चौथा ऑप्शन है फीमेल जेनिटेलिया, हाँ भाई। अब बताएं आपके पास क्या आंसर आएगा। हाँ अब तो अजीब हो गया नहीं ये, हाँ देखें ये इपिडिडाइमिस ऑफ मेल, मैंने बताया था नहीं अब कैपेसिटेशन होता है, वास डिफरेंस में तो नहीं बताया कैपेसिटेशन होता, दिया तो नहीं होगा। वासा इफेरेंसिया में, अबे यहाँ पे कहाँ होता है कैपेसिटेशन, कहाँ कभी बताया हमने। चलो बात करते हैं फीमेल जेनिटेलिया, हमने बताया था कि नहीं फीमेल जेनिटेलिया में कैपेसिटेशन सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं, स्पर्म का। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म जो है फीमेल जेनिटेलिया में मेनली होता है, ठीक है ना। और सेकंड ऑप्शन के रूप में अपन इपिडिडाइमिस ले सकते हैं, बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो आपको जब एक ही आंसर करने का यहाँ पे ऑप्शन ही है कि आप 4 में एक ही कर पाओगे, तो आपको फीमेल जेनिटेलिया करना पड़ेगा, बातें समझ में आ रही कि नहीं। ये बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। अब देखिए अगर इसी में आपके पास ऑप्शन कुछ ऐसे हो, ठीक है ना, तो इन अबव क्वेश्चन, ठीक है ना, ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इसमें अगर आपके पास इस तरह का मौका हो कि आपके पास हो पहला ऑप्शन फीमेल जेनिटेलिया ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो, दूसरा ऑप्शन हो आपके पास इपिडिडाइमिस, क्या ऑप्शन हो, एपिडिडाइमिस ऑप्शन हो, तीसरा ऑप्शन आपके पास है मौजूद कौन सा चीज भाई, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन। ऐसा सवाल जब तुझे करना हो ना, तो फिर तू बोथ कर लेना आंसर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मौका है कि दोनों आंसर कर सकते हैं और दोनों बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया ना। तो इस तरह से चलो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ सवाल हो गई, ठीक है ना, ओके, कुछ सवाल हो गया ये। चल अब सवाल के बाद हम लोग पहुंचते हैं, फटाफट से, ज्यादा इंतजार नहीं करना ये सब चीज में, ठीक है ना। आगे बचा हुआ क्या, ग्लैंड्स बचा हुआ भी, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बचा हुआ है ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तो बचा हुआ ही है, हाँ। और क्या बचा हुआ, डक्ट बचा हुआ। डक्ट के बारे में मैंने लिखा नहीं कि कौन सा जो है मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, ठीक है। तो चलो एक और सवाल आ जाएगा यहाँ पर हमारा, सवाल नहीं ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ यार। तो आपका कौन सा, ये देखो ये इरेज नहीं होगा आसानी से। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, बताओ तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स क्या क्या है, बताओ। हाँ देखो यहाँ पर ये बच्चे हैं आपका, ये डक्ट्स में कौन कौन है देखो। एक तो आपका हो गया वासा इफेरेंसिया, क्या हो गया, चलो यार यहां से नहीं, अपन रेटी टेस्टिस से स्टार्ट कर लो। हाँ रेटी टेस्टिस, ठीक है ना। वासा इफेरेंसिया, तीसरा भाई क्या हो गया, तीसरा आपका आ गया ये वासा इफेरेंसिया के बाद बता क्या होता है, एपिडिडाइमिस, है ना। तो ये एपिडिडाइमिस हो गया। इसके बाद बता क्या होता है भाई, इसके बाद आपका ये है दैट इज योर वास डिफरेंस। कौन सा चीज, वास डिफरेंस है। तो ये चीज अगर आपके ऑप्शंस में रहेंगे तो ये आप आंसर कर लेना कि ये चीजें क्या है, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स कहलाती है। सीधे सपाटे सवाल, ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं बनना है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं सीखनी है, इतना सा बात इसमें जान लेना, ठीक है ना, कि ये नाम होता है, बस भी इतना सा चीज होता है, याद रखना है, बढ़िया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, कौन सा चीज,
तो ये एक जो लास्ट बचा हुआ है इसमें नहीं वेल, इसके बाद तो फिर पेनिस भी पढ़ना हम लोग को। चले अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बच्चे, क्या मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ लो, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। चले तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था एक डायग्राम, है ना, उसमें आपने देखा था कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं, है कि नहीं, एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में, ठीक है ना, तो आपको क्या क्या होता है, तो आपको इसी तरह से जैसे ऑप्शंस के रूप में अगर आपको दे दिया, हाँ, तो आपको इस तरह से ऑप्शन देंगे कि सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तीसरा क्या होता है बच्चे, तो तीसरा होता है इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, अब देखो थोड़ा ध्यान दो कि इसी में जैसे इस तरह का आपको दे दिया ऑप्शन नंबर 1 2 3 करके, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा क्या, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर करोगे, ऑल ऑफ दीज आंसर करोगे। बड़ी आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसके सवाल बनाने में। चले हाँ भाई, अब यहां से आगे हम लोग ये एक एक ग्लैंड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि नहीं, चलो पढ़ते हैं। देखो इधर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेमिनल वेसिकल की। किसकी बात कर लेते हैं, सेमिनल वेसिकल का बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। देखो ये तो पहला अपन मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। कितना होता है याद आ रहा है तुझे, ठीक है ना भाई, 1 पेयर। कितना होता है ये, 1 पेयर होता है, 2 होता है, 1 पेयर। बात समझ आ रही कि नहीं, सेमिनल वेसिकल, खास बात इसका जानते हैं हम लोग। चलो देखो तो 1 पेयर हो गई है, बढ़िया। कितना मैंने बताया था, सबसे ज्यादा सिक्रीशन तो यही देता है सेमिनल प्लाज्मा में, है ना, यानी 60 से 70%। तो याद रखना 60 to 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा बच्चे, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा यानी सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है उसका 60 से 70% कौन सिक्रीट करता है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता अकेला, है कि नहीं। तेरे से पूछेगा कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना, क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलेंगी। बढ़िया, देखो इसके अंदर बच्चे आपको मिल जाएगा फ्रुक्टोज। कौन सा चीज मिल जाएगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेमिनल प्लाज्मा में है तो वो क्या है, फ्रुक्टोज है, जो आपसे पूछी जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तुम पूछोगे कि सर फ्रुक्टोज का काम क्या होता है, तो याद रखना यहाँ पर फ्रुक्टोज का काम होता है कि ये स्पर्म को क्या देता है, तो एनर्जी देने का काम करता है, स्पर्म को एनर्जी देने का काम, यानी स्पर्म का एक तरह का फ्यूल है। स्पर्म का क्या है, फ्यूल है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये स्पर्म का क्या है, फ्यूल है। तो देखो ये फ्रुक्टोज यानी कि ये है फ्यूल ऑफ स्पर्म, क्या है, फ्यूल ऑफ स्पर्म है बच्चे, है कि नहीं। तो स्पर्म का ये फ्यूल है, राइट। नेक्स्ट बच्चे इसमें आपको मिल जाएगी कौन सी चीज, इसमें आपको मिल जाएगी कुछ क्लॉटिंग एजेंट मिल जाती है ना, जैसे इसको अपन बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। क्या है बच्चा, फाइब्रिनोजेन भी इसमें पाया जाएगा। कौन सा चीज, फाइब्रिनोजेन पाया जाएगा। पता है ये फाइब्रिनोजेन का काम यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रिनोजेन का बच्चा यहाँ पर काम होगा आपको जो स्पर्म जो गाढ़ा होता है, यानी कि स्पर्म जो कोगुलेटेड दिखता है ना, तो वो किसके कारण होता है, इसी फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। ये एक तरह का क्लॉट करने वाला एजेंट, जो ब्लड में क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है, तो यहाँ भी ये कोगुलेशन करवाता है कि नहीं। यानी स्पर्म जो होती है वो कैसी होती है, गाढ़ी होती है। सीमेन जो होती है वो गाढ़ी होती है, वो किसके कारण होती है, फाइब्रिनोजेन के कारण होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये गाढ़ापन के लिए है, यानी कि दैट इज फॉर कोगुलेशन। ये किसके लिए है, कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। क्या, कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये स्पर्म का कोगुलेशन करवाने का काम करती है बच्चे, फाइब्रिनोजेन। बढ़िया, चलो
तो ये चीजें किसके अंदर पाई जा रही हैं? सेमिनल वेसिकल के अंदर पाई जा रही हैं। चलो अब आगे देखते हैं। चलो वैसे इसमें एक और चीज मिलती है, लिख देता हूं मैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा चीज? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है बच्चे। आप कंफ्यूज मत होना कि प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई इसका विशेष सिक्रेशन होता है, नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक ना, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अगर तुझे कोई पूछे, ठीक है ना, कि ये भाई यहाँ पे सिक्रीट क्यों होती है, तो इसका कारण जान लो पहले। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये एक तरह का बच्चे इंटरसेलुलर मैसेंजर भी है। कहने का मतलब ये एक तरह का हार्मोन का काम भी करता कई जगह, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये पेन वगैरह का जो है इनिशिएशन करवाने में काम आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आता है। किस चीज में? कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है कि इजैकुलेशन के बाद यानी कि जब सीमेन पहुंच गई कहां पर? फीमेल जेनेटिलिया में पहुंच गई, तो फिर ये फीमेल जेनेटिलिया से सीमेन में प्रेजेंट जो स्पर्म है उसे जाना कहां होता है? यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। कहां तक जाना होता है? फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है कि वो स्पर्म को एक तरह से फीमेल बॉडी क्या करती है? शक करती है, अपने अंदर खींचती है ना, ताकि वो अंदर जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, जैसे ही सीमेन का फ्लो हुआ तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल जेनिटेलिया में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो इससे क्या होता है? स्पर्म अंदर की तरफ जाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो चलो इससे क्या होने वाला है? प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होने वाला है यहाँ पर बेसिकली? तो ये होने वाला है बच्चे कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल जेनिटेलिया। फीमेल जेनिटेलिया में जो है इससे क्या हो जाएगा? तो जेनिटेलिया में क्या हो जाएगा? इससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। बढ़िया, ये सारी चीजें सेमिनल वेसिकल से रिलीज होती है। ओके, चलो अब यहां तक तुम कर लो, ठीक है ना। चलो मैं दूसरा ग्लैंड 2-3 मिनट और लूंगा मैं। चलो ये हो गया, क्या हो गया होगा? आई थिंक सेमिनल वेसिकल के बाद बच्चे आपको दूसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट है, ठीक है ना। आप याद रखना कि प्रोस्टेट सिंगल होती है। क्या होती है? सिंगल होती है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, पहली बात तो ये सिर्फ ऐसी मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होती, ये सिंगल होती है। मैंने बताया रेस्ट सिक्रेशन का मेजर पार्ट तो यही बनाती है, यानी कि 30 to 40% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा का कितना बताओ? 30 से 40% कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है बच्चे। प्रोस्टेट ग्लैंड में देखो बेसिकली 2 चीजें आपको मिलेगी। एक तो कुछ आयोन्स मिलेगा और हाँ कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं। ये एंजाइम किस तरह के काम आता है देखना। तो अभी हमने देखा था कि सीमेन के कोगुलेशन के लिए फाइब्रिनोजेन आई थी, है कि नहीं। यहां पर फाइब्रिनोजेन को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम इसमें आएगी साथ में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन फाइब्रिनोलाइसिन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलाइसिन। तो बच्चे देखो कोगुलेशन ऑफ सीमेन तो होना जरूरी है, ठीक है, उससे प्रॉपर इजैकुलेशन होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसे इजैकुलेट होने के बाद फिर इसमें क्या होता है? सर डीकोगुलेशन होना होता है। बात समझ में आ रही नहीं? इसको अपन बोलते हैं लिक्विफैक्शन। क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो लिक्विफैक्शन का प्रोसेस है, यानी कोगुलेशन जो डिकोगुलेट होती है, ठीक है ना, वो फाइब्रिनोजेन को डिसॉल्व करके होती है, ठीक है। तो चलो यहां पर इसमें आपको मिलेगी कौन सी चीज? तो आपको मिल जाएगी फाइब्रिनोलाइसिन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? फाइब्रिनोलाइसिन इसके अंदर मिलेगी, ठीक है ना। ये क्या करेगा? तो ये करेगा बच्चे लिक्विफैक्शन। क्या करेगा? लिक्विफैक्शन ऑफ सीमेन का ये क्या करेगा बच्चा? लिक्विफैक्शन करेगा। याद रखना कि यहां पर
आपको कुछ आयोन्स भी मिलेगी, जैसे आपको कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन भी इसमें आपको मिल जाएंगी, कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन। बच्चे देखो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट आयन है ना, इसका भी काम थोड़ा सा आपको किसमें होगा, लिक्विफैक्शन में। किसमें आएगा काम, ये लिक्विफैक्शन में ही काम आएगा, ठीक है ना, यानी कि डिकोगुलेट करने में काम आएगा। जबकि कैल्शियम आयन जो है बच्चे, ये आपको फर्टिलाइजेशन में काम आता है। किसमें, तो फर्टिलाइजेशन में काम आता है, तो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख लेना इसको, तो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन में बच्चे काम आता है। बढ़िया। अब ये तीसरी वाली जो ग्लैंड है, ठीक है ना, तीसरी वाली ग्लैंड है बच्चे देखें, इसको मैं अब हटा देता हूं। तीसरी वाली ग्लैंड है आपकी कौन सी, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे तीसरी वाली है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, या इसी को बच्चे अपन क्या कहते हैं, हमने बताया काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चा, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बात तो मैंने क्या बताया, छोटी सी होती है, स्मॉल साइज्ड होती है, स्मॉल साइज्ड होता है ये। दूसरा क्या बताया बच्चे कि ये पेयर में होता है। क्या होता है, पेयर में होता है, यानी कि वन पेयर पाया जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और पता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन आती है, ठीक है ना, ये सिक्रीशन आपको इजैकुलेशन से पहले ही आ रही होती है, यानी कि जो आपको दैट इज प्री सेक्स जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव होती है बिफोर द इजैकुलेशन, ठीक है ना, उस दरमियान, ठीक है ना, पहले ही यूरेथ्रल पाथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो इसका पर्पस क्या है, बढ़िया से समझना। तो एक तो आप जानते हो कि यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है ना, बोथ ड्यू टू यूरिया एंड हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आ रही कि नहीं, यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि मेल में यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पाथवे होता है, यानी कि पेनिस से होकर जो यूरेथ्रा गुजर रही है वो कॉमन पाथवे होता है, यूरिन भी पास आउट होती है उससे, ठीक है ना, यानी मैच्योरेशन करवाने के लिए भी है। और दूसरा उसी से होकर सीमेन रिलीज होती है मेल में, फीमेल में ये अलग अलग होता है, ठीक है ना, फीमेल में लफड़ा नहीं है। तो मेल में जब ये दोनों एक ही पाथवे से हो रही हैं, ठीक है ना, अब यूजुअली तो यूरिन ही पास आउट हो रही है यूरेथ्रा से, है ना, इजैकुलेशन तो भाई इतना नहीं होता जितना यूरिन पास आउट होती है कि नहीं। तो वो पाथ क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ना। तो पाथ एसिडिक हो जाता तो पहले जरूरी है कि उसको क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, नहीं तो स्पर्म जाते जाते मर जाएगी। बातें समझ में आ रही गई। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा बच्चे, दूसरा आपको इसमें म्यूकस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, म्यूकस रिलीज होती है, ठीक है ना, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। तो इससे क्या होता है, तो पेनिस का जो ये हिस्सा है, ठीक है ना, ये हिस्सा लुब्रिकेट हो जाता है, यानी कि ये भी क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो इजी होता है, नहीं तो फ्रिक्शन सफर करना पड़ेगा, इसके टिश्यूज टूटेंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें परेशानी होगी, इजी जो है वो इजैकुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए ये रिलीज होता है। बढ़िया। तो ये वन पेयर है, बहुत कम अमाउंट में ये रिलीज करती हैं कौन सी चीज, तो रिलीज म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंस, म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंस बच्चे ये रिलीज करती हैं। बढ़िया। चलो, तो म्यूकस और एल्कलाइन सब्सटेंस ये रिलीज करती हैं। ओके। अब इसमें म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस इसका क्या कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन, यानी चिपचिपा बना रहा है पेनिस को, ठीक है ना। तो म्यूकस ये है ल्यूब्रिकेशन के लिए, हाँ, तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, राइट, स्पेशली ग्लैंड्स पेनिस, ये जो आगे वाला हिस्सा है, तो इजी इंटरकोर्स के लिए ये काम हो गया। दूसरा जो एल्केलाइन है इसका नेचर, हाँ, इसका नेचर जो एल्केलाइन है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा हो जाएगा बच्चे, ठीक है नहीं, जो पहले से एसिडिक थी, ठीक है ना। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में इसको पूछने का चांस बनेगा। बढ़िया।
तो ये रिलीज होती है, ठीक है ना। अब आपसे जैसे सवाल इस तरह से पूछ दिया जाता है कि भाई बताओ, इसको हटा देता हूँ। हाँ चलो, अब मैं एक प्रॉब्लम ये है कि आज जो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं बच्चे, ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर लेना प्लीज़, क्योंकि क्या होगा ना कि फिर अपन इसी पे बनाएंगे, इसी पे अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा क्लास खिंच गया, ठीक है ना, तो इसी पे अपन जो है ना नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो फिर से नहीं तो मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, मेहनत लगेगा भी, ठीक है ना। जैसे आपसे सवाल कर सकता है, ये क्या सवाल कर सकता है, तो सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूड्स, सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूड्स, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, अगर ये सवाल आपसे किसी ने करा, ठीक है ना, और आपको ऑप्शन दिया इस तरह से, जैसे आपको ऑप्शन देगा बच्चे, ये देखो, जैसे पहला ऑप्शन है फ्रुक्टोज, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयन, तीसरा ऑप्शन बच्चे इसमें आपको दे दिया कुछ एंजाइम्स, क्या कुछ एंजाइम्स, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ऑल ऑफ दीज, क्या दे दिया, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे देखो ये तीनों चीज होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फ्रुक्टोज कैल्शियम आयन एंजाइम्स इसमें होते हैं, बढ़िया। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल जाएगा, है ना। आपको जैसे कहा कि भाई सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो मैं एक साथ यहाँ के सारे सवाल करवा देता हूँ। तो सीमेन में बच्चे दो चीज होती हैं, एक होता है सेमिनल प्लाज्मा, क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा चीज होता है बच्चे, दूसरा इसमें आपका होता है स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। तो इस तरह से अगर बोथ नन वाले कोई सवाल रहे तो उसमें बोथ जाएगा आंसर बच्चे, बढ़िया। तो ये आप ध्यान से याद रख लेना, ठीक है ना। फिर आपको कोई कहेगा कि सेमिनल प्लाज्मा में किसका किसका सिक्रीशन होता है, किन किन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, तो आप तीनों ग्लैंड का नाम देना। ये नहीं कि बल्बोइरेथ्रल को छोड़ देते हैं, क्योंकि बल्बोइरेथ्रल का भी हल्का सिक्रीशन तो उसमें आता है। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि भाई सेमिनल प्लाज्मा में किन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, तो आप बोलोगे मेजर तो देखो सेमिनल वेसिकल का ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, थोड़े से अमाउंट में किसका होता है, बल्बोइरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड का होता है, ठीक है बच्चे। आज थोड़ा सा क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फिर क्लास लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना इसका, ठीक है ना, पढ़ते रहना, और थोड़ा सा मेरे सब्सक्रिप्शन पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। आपने ये वीडियो जो है इसको सर्कुलेट करते रहे, तो आज मैंने इतना लंबा इसलिए खींचा क्योंकि एक तो बच्चों का एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो अगर बच्चे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं फटाफट पूरा सिलेबस भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।